हेलो एवरीवन, कैसे हैं। आज जो बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन पढ़ने जा रहे हैं AS10 जो कि पीपीई के बारे में बताता है। पीपीई मींस प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। सर क्या डेफिनेशन होती है? अरे हम पढ़ेंगे, डेफिनेशन आराम से पढ़ेंगे। पीपीई मींस गाइड्स, दो कंडीशन फुलफिल किए तो पीपीई है। पहली कंडीशन क्या है? कंडीशन नंबर 1, यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ सप्लाई, जिसकी मदद से हम प्रोडक्शन कर सकें। पहली चीज। फॉर रेंटल टू द अदर, फॉर रेंटल टू द अदर्स, मतलब एक किसी चीज को हम रेंटल कर सके किसी दूसरी। फॉर एग्जांपल ले लो ना, इसका एग्जांपल किसी गुड्स को एक जगह दूसरी जगह पहुंचाना, रेंटल टू द अदर्स फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस। ये हम अगर कहने का मतलब ऐसी कोई टेंजिबल चीज़, इंटेंजिबल नहीं, इंटेंजिबल अलग है ऐसे, जो कि हमारे सेक्शन में नहीं है, हमारे इंटर में नहीं है, इंटर के फर्स्ट ग्रुप में। ठीक है। बात के साथ ऐसे टेंजिबल थिंग्स जो कि हमने रखे हो यूज़ फॉर प्रोडक्शन, किसी को प्रोडक्शन करने के लिए, या फिर रेंटिंग आउट करने के लिए। ठीक है। या फिर कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस के लिए। पहली कंडीशन है। सेकंड कंडीशन, एक्सपेक्टेड टू बी, और हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 12 महीने से ज़्यादा उसे रखेंगे, दैट इज कॉल्ड अ पीपीई। बहुत शॉर्ट, बहुत टर्म, हम इसको डेफिनेशन हमें रिवीजन पर्पस के लिए कर रहे हैं। जितना जो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। सर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड नहीं होती हैं, क्या क्या चीज़ें इंक्लूड नहीं होती हैं? तो मैं कहता हूँ सर, ये हमारे बायोलॉजिकल एसेट्स अदर देन द बियरर प्लांट्स रिलेटेड टू एग्रीकल्चर एक्टिविटी, ये इंक्लूड नहीं होती है। वेस्टिंग एसेट्स इंक्लूडिंग मिनरल राइट्स, एक्सपेंडिचर ऑन द एक्सप्लोरेशन एंड एक्सट्रैक्शन मिनरल ऑयल्स, जो जिस प्रकार की खदाने के काम होती है, एक्सपेंडिचर, एक्सप्लोरेशन, एक्सट्रैक्शन मिनरल्स ऑयल्स, ये हमारी पीपीई में इंक्लूड नहीं होती है। बायोलॉजिकल एसेट्स की बात करें तो बायोलॉजिकल एसेट्स पीपी में इंक्लूड नहीं होती, बट बियरर प्लांट इंक्लूड हो जाता है। सर बियरर प्लांट क्या होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन। आम का पेड़ है, आम का पेड़, ठीक है। आप आम का पेड़ आपने लगा रखे हैं, आम का पेड़ आपने लगा रखे हैं, आम के पेड़ से आम होते हैं, आपका स्टॉक बन रहा है, तो वो आपका बियरर प्लांट हुआ। ठीक है। बायोलॉजिकल एसेट्स लाइक वीट का आप गेहूँ उगाते हो, बायोलॉजिकल एसेट्स है वो। मतलब ऐसा नहीं कि उसकी मदद से आपने वो रखा, ठीक है, और मतलब सिंपली सी बात है, जिसको काटा ना जाए वो बियरर होता है, जिसको काटा ना जाए वो बियर प्लांट होता है। अब इसको तो काट के अलग कर रहे होते तो पूरा ही खत्म हो गया। बियर प्लांट में से आपने भाई रखा है, आपने जो स्टॉक निकला वो स्टॉक रखा और आपने अपने ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में यूज़ कर लिया। ठीक है। तो अगर आप किसी बियरर प्लांट को किसी बायोलॉजिकल एसेट से, अगर या फिर कोई भी ऐसी कुछ बायोलॉजिकल एसेट्स हो जिसने आपने आपने जो है अपनी नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस के अंदर आपने बिना काटे उसका यूज़ कर, तो वो हमारा क्या है? बियरर प्लांट है। सिंपल, इन वेरी सिंपल टर्म्स बात करो, आपको ज़्यादा कुछ इससे रिलेटेड ज़्यादा कुछ डीपली जाने की जरूरत नहीं है सर। ओके, तो ये हमारी डेफिनेशन कंप्लीट हुई सर। हाँ सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल कंप्लीट हुई। ओके, डन। बायोलॉजिकल एसेट्स मैंने बताया भी भाई सर, लिविंग एनिमल, प्लांट। यस, 10 रिवाइज डज नॉट अप्लाई डेफिनेशन ऑफ पीपी, लिविंग एनिमल। अब ऑब्वियस बात है, गाय भी नहीं आती है। क्यों? गाय क्यों नहीं आती है? नहीं आती है भाई। ऐसे गाय को काट सकते हो क्या? वो खुद ही अपने आप में वो स्टॉक है। प्लांट, जो कि प्लांट हमने बताया कि सर वो बायोलॉजिकल एसेट्स में आते हैं। कौन से? जो कि मैंने वीट बताया आपको। ठीक है। ओके, तो सर क्या कंडीशन होना चाहिए बियरर प्लांट के लिए? मैंने बताया ना, इस यूज टू प्रोडक्शन ऑफ सप्लाई ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, जिससे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस निकले। मतलब ऐसा नहीं कि वीट भी तो सर का, सर वीट भी तो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है। अरे भाई वीट है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, लेकिन वो आप पूरा, अगर आप एक बार उगा लेते हो तो आप डायरेक्ट कट करके पूरा खत्म कर देते हो। मैं कह रहा हूँ कट नहीं करना। एक्सपेक्ट टू बी अ प्रोड्यूसर, एक्सपेक्ट मोर देन 12 मंथ। हम उसे चाहते हैं वो जो आपके का जो एसेट्स है वो 12 मंथ से ज़्यादा चले। वीट चलता है 12 महीने, फसल होती है, खत्म कर देते हो, नहीं ना? ठीक है। ओके, हैज़ अ रिमोट लाइकहुड बीइंग अ सोल्ड ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। और कुछ हम जो है वो, मतलब हम ये मानते चलते कि भाई उससे जो है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को बेचा जाके शोध किया जाता है। ठीक है। ओके, इंसिडेंटल खर्च, ये चीज़ें कवर नहीं होती हैं। डन। तो देखिए, व्हाट आर द नॉट बियर, कितने अच्छे से आईसीआई ने आपको बिल्कुल क्लियर समझा रखा है कि बियर क्या नहीं है। प्लांट कल्टिवेटेड टू बी हार्वेस्टेड एज एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, ट्री ग्रोन फॉर द यूज ऑफ लंबर। ठीक है। प्लांट कल्टिवेटेड प्रोड्यूस एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, हार्वेस्टेड टू सेल प्लांट एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, ये सब जो है लफ्ज में नहीं आता है। एनुअल क्रॉप जो कहते हैं मेज एंड वीट, ये भी हमारे जो है नहीं आते हैं। ठीक है। ओके, आप जो हार्वेस्टेड एंड सेल प्लांट कर रहे हो उसको, मतलब पूरा ही प्लांट को आप बेच दे रहे हो, मतलब बनाया और बेचते प्लांट को, तो फिर वो तो आता ही नहीं है भाई, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है। ओके ओके ओके, दैट्स इज फाइन इनफ। सर इंपॉर्टेंट पॉइंट, बैठ जाओ लिख के, नोट कर लेना सर, नोट कर लेना। आप आंसर में भी यही दो दो चीजें तो लिख के ही आना। रिकॉग्निशन क्राइटेरिया ऑफ द पीपी। ठीक है। क्या रिकॉग्निशन क्राइटेरिया सर?
सर बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, क्योंकि हम लिखेंगे ना एज पर द AS10 इट इज़ प्रोबेबल दिस एसेट एसोसिएट विद द फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। बहुत इंपॉर्टेंट दो लाइन तो आपको लिखनी है। इट इज़ प्रोबेबल दैट फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट एसोसिएट विद द डैम आइटम विल बी फ्लो द एंटरप्राइजेज, द कॉस्ट ऑफ द आइटम कैन बी मेजर रिलायबली। सर ये सब तो ठीक है, ये सब तो आसान हमने पढ़ लिया सर, ये सब चीज़ तो पढ़ लिया। हम सामान लेने गए, हमने सामान खरीद लिया, तो हमें पता चल लिया हमने कोई एसेट्स खरीदा है तो ये एसेट्स लेनी है। सर कॉस्ट, उसमें कुछ खर्चे किए हमने, कॉस्ट को ऐड करें ना करें? मैं कहता रुको, कॉस्ट को पहचानने का तरीका कि भाई ऑब्वियस सी बात है आप कैपिटलाइज करना चाहते हो। सर पीपी की वैल्यू में डालने के लिए कुछ कंडीशन है। क्या कंडीशन है सर? वो जो खर्चा आपने किया है इससे आपको फ्यूचर में बेनिफिट मिलना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, द कॉस्ट ऑफ द आइटम कैन बी मेजर रिलायबली, और उस कॉस्ट को रिलायबली मेजर कर सके। दो कंडीशन फुलफिल होना जरूरी है रिकॉग्निशन के लिए। दैट्स इट। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत अच्छे से बता रहा हूँ, उसको अच्छे से माइंड में नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। सर इलिस्ट्रेशन देख लें? हाँ बिल्कुल देखेंगे सर। एक सुपरमार्केट चेन है रिनोवेटिंग वन ऑफ इट्स मेजर स्टोर, द स्टोर विल हैव मोर अवेलेबल स्पेस फॉर स्टोर ऑफ प्रमोशन आउटलेट आफ्टर द रिनोवेशन एंड विल इंक्लूड अ रेस्टोरेंट। मैनेजमेंट इज प्रिपेयरिंग द बजट फॉर द ईयर आफ्टर स्टोर रीओपन्स। क्या कहा सर इसने? सर इन्होंने कहा कि सुपरमार्केट चेन है जो कि रिनोवेट करी वन मेजर स्टोर, द स्टोर विल हैव मोर। सर स्टोर जो है, कुछ स्टोर के पास एक दूसरा एक जगह खाली था, उन्होंने उसको बना के रिनोवेट करके कुछ क्या कहते हैं रेस्टोरेंट टाइप में ओपन किया। मैनेजमेंट इज प्रिपेयर द बजट आफ्टर द स्टोर रीओपन्स, ठीक है, विच इंक्लूड द कॉस्ट ऑफ रीमॉडलिंग और एंड द एक्सपेक्टेशन ऑफ 15% स्किल इंक्रीज इन द सेल। मैनेजमेंट ने बजट बनाया तो भाई जो उसको रीमॉडलिंग के लिए जो कॉस्ट लगता है उसको 15 जो भी लगता, उससे क्या हो रहा है हमारा 15% पहले से सेल इंक्रीज कर रही है। तो सर क्या कॉस्ट में इंक्लूड होंगे? अरे सर बिल्कुल होंगे। क्यों? यहाँ पे बिल्कुल छोटा सा आंसर लिखा हुआ, लेकिन आपको एएस में पहले तो प्रोविजंस लिखने होंगे कि सर ये एएस पर द AS10 रिवाइज जो कि क्या कहती है कि सर any expenditure incurred on the PPE which is associate with the, किससे एसोसिएट है? फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, और इट कैन बी मेजर रिलायबली। तो हम क्या कर सकते हैं सर? उसको PPE में इंक्लूड कर लेंगे, ठीक है। डन। ट्रीटमेंट ऑफ सब्सिक्वेंट कॉस्ट, चलो यहाँ तक बात क्लियर, डन। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। सर और भी खर्चे होते हैं, जो मेन खर्चा जो हमने बड़ा सा कैपिटलाइजेशन का, उसके अलावा भी कुछ खर्चे होते हैं? हाँ जी सर, उसके अलावा भी कुछ खर्चे होते हैं। क्या क्या खर्चे होते हैं सर? उसके अलावा कुछ खर्चे होते हैं, हाँ, जैसे सर डेली खर्चे करते हैं ना, डे टू डे खर्चा अपनी कंपनी में, डे टू डे खर्चे, इसके लिए ये रिपेयर का खर्चा, उसका नट ढीला हो गया, नट को टाइट करवा दिया। अरे वो डे टू डे खर्चे हैं भाई, उसको कैपिटलाइज क्यों करोगे? नहीं करेंगे भाई, वो तो डे टू डे आपको करना ही करना है। तो उसको क्या करोगे? P&L से राइट ऑफ करोगे, ठीक है। कॉस्ट टू डेटेड टू सर्विस ऑफ प्राइमरी कॉस्ट ऑफ द लेबर एंड कंज्यूमेबल एंड मे इंक्लूड द कॉस्ट ऑफ स्मॉल पार्ट्स, ठीक है। द पर्पज ऑफ सच एक्सपेंडिचर ऑफ्टन डिस्क्राइब द रिपेयर एंड मेंटेनेंस, वो हम रिपेयर एंड मेंटेनेंस में भेजते हैं, ठीक है। ओके, और बात करते हैं सर, और क्या करते हैं सर? हम बात करते हैं सर, कभी कभी क्या करते हैं ना, रिप्लेसमेंट भी करते हैं। रिप्लेसमेंट कॉस्ट क्या होती है सर? रिप्लेसमेंट हम कभी कभी क्या होता है, हम क्या करते हैं, लेट सपोज एक हवाई जहाज़ है, हवाई जहाज़ में एक सीट्स है, ठीक है। हम ऑब्वियस बात हम आगे पढ़ेंगे भी और हमें पता भी है कि जो कंपोनेंट्स होते हैं उनकी अलग अलग डेप्रिसिएशन निकाली जाती है, ठीक है। तो हम बात करते हैं सर रिप्लेसमेंट की। तो रिप्लेसमेंट कॉस्ट क्या होती है? रिप्लेसमेंट कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जब हम ये किस तरीके से वैल्यूड करते हैं कि जब हमारा ये इसका यूजफुलनेस खत्म हो जाएगा, जब हम चेंज करेंगे तो उसके बाद उसको रिप्लेस करवाएंगे तो उसकी क्या कॉस्ट लगेगी, ठीक है। तो रिप्लेसमेंट कॉस्ट जो है सेम चीज़ है, तो उसको हम मेज़र किस प्रकार से करें, क्या कहता है रिप्लेसमेंट कॉस्ट, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बातें इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। पार्ट ऑफ द सम आइटम ऑफ पीपी में रिक्वायर टू रिप्लेस एट रेगुलर इंटरव्यू। हमको पता है भाई कुछ पार्ट होते हैं पीपी के रेगुलर इंटरव्यू पे करते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, अ फर्नेस में रिक्वायर टू रीलिंग एंड स्पेसिफाई नंबर ऑफ आवर यूजेज। एयरक्राफ्ट इंटीरियर सच एज सीट एंड गैलरीज को भी रिप्लेसमेंट की जरूरत हो जाती है, ठीक है। एन एंटरप्राइज रिकॉग्नाइज इन द कैरिंग अमाउंट ऑफ द आइटम ऑफ द पीपी ऑफ द कॉस्ट रिप्लेसिंग पार्ट such an item which the cost is incurred if the recognition criteria is met। कहने का मतलब क्या है? कंपनी उसको रिकॉग्नाइज करेगी एज ए कैरिंग अमाउंट पे, ठीक है, या फिर किस अमाउंट पे जो कि या तो हम क्या करेंगे, कॉस्ट देखेंगे उसका रिप्लेसमेंट अमाउंट का कॉस्ट क्या है, इफ द रिकॉग्निशन क्राइटेरिया आर मेट, ठीक है। ओके, दैट्स ऑल। क्वेश्चन देखिए, व्हाट हैपन इफ cost of previous part inspection was not identify the transaction in which the item was acquired constructed।
हम डी रिकग्नाइज कर देंगे भाई। डी रिकग्नाइजेशन ऑफ द कैरिंग अमाउंट अगर रिगार्डलेस ऑफ द वेदर द कॉस्ट ऑफ द प्रीवियस पार्ट इंस्पेक्टेड वाज आइडेंटिफाइड एंड द ट्रांजेक्शन विच द आइटम वाज एक्वायर्ड फॉर द कंस्ट्रक्टेड। ठीक है, अगर नॉट आइडेंटिफाई नहीं हुआ वो इंस्पेक्शन, वो इस तरह का ट्रांजेक्शन खर्चा, तो हम उसको डी रिकग्नाइज कर देंगे, उसको रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे पीपीई की कॉस्ट के लिए। ठीक है, ओके। व्हाट विल योर आंसर अबाउट क्वेश्चन इफ इट इज नॉट प्रैक्टिसेबल फॉर एंटरप्राइज टू डिटरमाइन द कैरिंग अमाउंट। अगर सर हम कैरिंग अमाउंट नहीं निकाल सके तो उस रिप्लेस पार्ट का, इट में यूज द कॉस्ट ऑफ रिप्लेसमेंट और द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ द फ्यूचर सिमिलर इंस्पेक्शन एंड इंडिकेशन व्हाट द कॉस्ट रिप्लेस पार्ट ऑफ द एग्जिस्टिंग इंस्पेक्शन। सर हमें कैरिंग अमाउंट ही नहीं पता हो, हम कैसे नहीं पता ना, पर जिस आप जाओगे ना दुकानदार के पास उस टाइम पे तो मुझे रिप्लेस करना है, और रिप्लेस के सामने जो बोली लगा दे मार्केट वैल्यू जो आपको रिप्लेसमेंट कॉस्ट की होगी वो हम कैरी कर लेंगे। ठीक है, बस दैट्स इट, फाइनल। ओके, सो हमने सर रिकॉग्निशन तो कंप्लीट कर लिया, थैंक गॉड। 10 मिनट में कंप्लीट किया, कोई बात नहीं, आराम से बने रहिएगा, बस फटाफट करते कर कंप्लीट करेंगे हम। ओके सर, मेजर ऑफ रिकॉग्निशन क्या है सर, किस प्रकार से हम रिकॉग्नाइज करते हैं? तो सर रिकॉग्निशन करने की चीज़ें हैं भाई, कुछ चीज़ों को इंक्लूड करते हैं, कुछ चीज़ों को एक्सक्लूड करते हैं। ऑब्वियस ये बात है ना सर, आप कहोगे सर ये कौन सी वाली है, जब हम एक्वायर करते हैं उसकी बात कर रहा हूँ मैं। ऐसी कोई पीपी जब हम एक्वायर करते हैं, हाँ जी करते तो हैं सर। सर उसमें क्या होता है, परचेज प्राइस होता है। हाँ जी सर, परचेज प्राइस होता है। सर परचेज प्राइस में डिस्काउंट घटाते हैं क्या? अरे भाई ट्रेड डिस्काउंट है तो माइनस कर दो, और कैश डिस्काउंट है तो माइनस मत कर, क्योंकि कैश डिस्काउंट हमको पता चलता है कब, ट्रांजेक्शन के बाद, तो कैश डिस्काउंट को इसलिए कंसिडर हम नहीं करते। ओके, तो सर ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दो, परचेज प्राइस एनी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू कॉस्ट। ओए होए क्या कह दिया सर ने, क्या डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू कॉस्ट? सिंपल सी बात है सर कि कोई भी ऐसा खर्चा है जो कि डायरेक्टली लिंक हो प्रोडक्ट से, उससे एट्रीब्यूटेबल हो, तो वो हम इसी में इंक्लूड करें। अब तो हम पढ़ेंगे इसकी कुछ लाइन से, ठीक है। और डीकमीशनिंग रिस्टोरेशन ऑफ सिमिलर लायबिलिटी, ठीक है। अच्छा क्या क्या चीज़ एक्सक्लूड कर रहे हैं, पहले ये चीज़ देख लो, पहले ये चीज़ देख लो, ठीक है। ओके, क्या आज की चीज़ हम एक्सक्लूड करते हैं? कॉस्ट ऑफ ओपनिंग ऑफ ए न्यू फैसिलिटी और द बिजनेस। सर हमने क्या कहते हैं न्यू बिजनेस स्टार्ट किया, उसके ऊपर जो कॉस्ट लग रहा है, उसमें इनोग्रेशन का खर्चा लग रहा है। अरे इनोग्रेशन का खर्चा भाई पीपी का खर्चा थोड़ी ना, वो तो आपने बिजनेस को बढ़ावा नहीं, एक तरीके से इनोग्रेशन क्या है, एक तरीके का एडवर्टीजमेंट है आपका। और कॉस्ट ऑफ इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू प्रोडक्ट और सर्विसेज इंक्लूडिंग कॉस्ट ऑफ एडवर्टीजमेंट, प्रमोशनल एक्टिविटी, ये सब ठीक है। कॉस्ट ऑफ कंडक्टिंग बिजनेस इन ए न्यू लोकेशन और विथ अ न्यू क्लास ऑफ कस्टमर इंक्लूडिंग कॉस्ट ऑफ स्टाफ, ठीक है, इंक्लूडिंग कॉस्ट ऑफ स्टाफ जो इसमें आ जाता है। डन। ओके सर, सो सर हम थे कि एक्सक्लूड में तो हमने सर ऑब्वियस ही बात है, हम प्रमोशनल एक्टिविटीज़, इनोवेशन कॉस्ट, ट्रेनिंग कॉस्ट, इन सब चीज़ों को तो नहीं लेंगे। सर परचेज प्राइस मैंने आपको बताया ना सर, परचेज प्राइस में आप परचेज प्राइस लेंगे प्लस नॉन रिफंडेबल टैक्सेस ड्यूटी, मतलब ऐसे टैक्सेस ड्यूटी जो कि हम क्लेम नहीं कर सकते, आईटीसी नहीं ले सकते, वो वाले आ जाएंगे, ठीक है। और सर ट्रेड डिस्काउंट और रिबेट हम इसमें से लेस करेंगे, ठीक है, कैश डिस्काउंट नहीं करेंगे, ध्यान रखना। अच्छा डायरेक्ट एट्रीब्यूटेबल टू कॉस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि जिस तरीके से आप मैंने कंडीशन वहाँ बताई थी ना, आपको ये भी लिखना है। अगर आपको कोई लगे कोई खर्चा डायरेक्ट एट्रीब्यूटेबल है, डायरेक्ट एट्रीब्यूटेबल है, सर कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं? सर क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं कि मैंने अपनी सेल को बढ़ाने के लिए, आवाज़ आ रही है, आती रहती है, कूड़े वाले गाड़ी वाला है, घर से कचरा निकाल, ठीक है। तो सर कैसे हम रिकॉग्नाइज करते हैं? सर आप क्वेश्चन कैसे आएंगे? सर क्वेश्चन ऐसे आएंगे कि मैं अपना बिजनेस चला रहा हूँ सेपरेट, मेरे पास एक डिफरेंट एक मकान जगह खाली है, मैं उसको रिफर्निश करने खर्चा कर रहा हूँ, तो आप कहोगे भाई उससे आपसे प्रॉफिट बढ़ा फ्यूचर में, वो जो खर्चे किया वो इससे डायरेक्टली रिलेटेड है, तो आप उसको लैंग्वेज क्या दोगे, आप क्या कंडीशन लिखोगे? तो एनी कॉस्ट डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू, मार्क कीजिएगा, ब्रिंगिंग द एसेट टू द लोकेशन एंड कंडीशन, हम उस एसेट्स को ब्रिंग कर रहे हैं कि भाई किस लोकेशन कंडीशन में लाए, टू कैपेबल द ऑपरेटिंग इन मैनर इंटेंडेड बाय द मैनेजमेंट रिकॉग्निशन कॉस्ट, ठीक है। तो हम कह सकते हैं व्हेन द आइटम इन द लोकेशन एंड कंडीशन नेसेसरी फॉर टू बी कैपेबल ऑफ ऑपरेटिंग इन द आइटम ऑफ द मैनेजमेंट। एग्जांपल कर ले सर, बिल्कुल इलिस्ट्रेशन करते हैं। Entity A has existing freehold protected property which has intended to knock down and redevelop. During the redevelopment period, the company will have moved its production facility to another temporary site. ठीक है, temporary site पर move कर रहा है। The following incremental cost incurred, कुछ incremental cost incurred हुआ, setup cost 5 लाख, ठीक है। इसके बाद हमारे रेंट 15 लाख, रिमूवल कॉस्ट 13 लाख, सारे खर्चे तो भाई ऑब्वियसली बात है कहीं ना कहीं हमारे बिजनेस को बढ़ाने के लिए। तो आप अगर इसको अगर लिखना चाहो तो प्रोविजन में सबसे पहले लिखोगे पीपी की कंडीशंस क्या है कि भाई फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट और रियलाइजेबल होना चाहिए।
सेकेंड चीज़ आप लिखोगे कि ये जो कॉस्ट है एट्रीब्यूटेबल टू है या नहीं है। ठीक है, देखो इसमें ऑल्दो छोटा लिखा हुआ है, किताब को छोटा हुआ, आपको आंसर आधे पेज का ही लिखना है, या एक पेज में भी कवर करो कोई दिक्कत नहीं है। कंस्ट्रक्टिंग और एक्वायरिंग न्यू एसेट्स में रिजल्ट इन इंक्रीमेंटल कॉस्ट दैट वुड बी अवॉइडेड इफ द एसेट्स हैड नॉट बीन कंस्ट्रक्टेड और एक्वायर्ड। These costs are not be included in the cost of the assets if they are not directly attributable to the bringing of the assets in the location and condition necessary for it to be capable of the being nature of the cost। ठीक है, ऑफ रिलोकेटिंग रिओर्गनाइज ऑपरेशन ऑफ द कंपनी एंड डू नॉट मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ द AS10 एंड देयरफॉर कैन नॉट कैपिटलाइज। अब ये देखो ये सारे खर्चे ऐसे क्या कह दिया इसने कि भाई ये जो है फैक्ट्री वो क्या करना चाहता है, विच इज इंटेंडेड टू नॉक डाउन रीडेवलप, अपने एग्जिस्टिंग फ्यूचर बिजनेस को क्या करना चाहता है, वो रीडेवलप करना चाहता है। तो ऐसा तो कुछ होगा जिसको रीडेवलप करके फिर कुछ बन जाए। आपने फैक्ट्री प्रेमिसेस को ठीक कर रहे हो ना, उससे बिजनेस में तो इम्पैक्ट है नहीं, आप उसके लिए कुछ खर्चा कर रहे हो, वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल नहीं है। ठीक है, इसने लिखा हुआ है ना क्लियरली, इफ दे आर नॉट डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू ब्रिंगिंग द एसेट्स, तो ये हमारे पास द कॉस्ट ड्रिवन इनकर्ड द कंपनी आर इन द नेचर ऑफ द कॉस्ट रिलोकेटिंग और रीऑर्गेनाइजिंग ऑपरेशन ऑफ द कंपनी एंड डू नॉट मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ द AS10। ये AS10 की रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं करती है। ठीक है, और देखो एक entity A which operate the major chain of the supermarket has acquired a new store location and the new location of significant। ठीक है, वो करना चाहते तो रिनोवेशन एक्सपेंडिचर किया, मैनेजमेंट एक्सपेक्ट दैट रिनोवेशन जो होगी 3 मंथ तक चलेगी। मैनेजमेंट प्रिपेयर बजट प्रिपेयर किया, एक्सपेंडिचर रिलेटेड टू कंस्ट्रक्शन और रिबिल्डिंग कॉस्ट, सैलरी टू स्टाफ विल बी प्रिपेयरिंग। देखोगे तो सर सैलरी ऑफ स्टाफ की जरूरत नहीं थी, बाकी जो नेसेसरी खर्चे वो तो लग जाएंगे, तो क्या करेंगे, ट्रीट किस प्रकार से करेंगे। तो मैनेजमेंट शुड कैपिटलाइज द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड रीमॉडलिंग ऑफ सुपरमार्केट बिकॉज they are necessary to bring the store and condition to necessary for it capable for operating in the manner intended by the management। सुपरमार्केट कैन नॉट बी ओपन विदाउट इनकरिंग, क्योंकि भाई इन खर्चों के बगैर जो सुपरमार्केट ओपन हो ही नहीं सकता है। बात करें सर सैलरी की, तो सैलरी नहीं भी होता तो भी सुपरमार्केट ओपन हो जाती है, उसके ओपन होने के बाद ही का खर्चा है, तो उसको हम एक्सपेंस आउट करेंगे। ठीक है, कैपिटलाइज नहीं करेंगे। डन। ओके सर, एक और इलिस्ट्रेशन। हाँ जी सर, एक अम्यूजमेंट पार्क है, सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग कंपनी का ट्रायल रन इंटरट्रैक्शन टिकट ऑफ सोल्ड एट 50%, टिकट सोल्ड किया, डिस्काउंट ड्यूरिंग द पीरियड एंड द ऑपरेटिंग कैपेसिटी ऑफ द 80%। ठीक है, द ऑफिशियल ओपनिंग ऑफ द डे अम्यूजमेंट पार्क इज 3 मंथ लेटर। मैनेजमेंट क्लेम दैट, ठीक है, मैनेजमेंट क्लेम दैट सॉफ्ट ओपनिंग ट्रायल रन नेसेसरी फॉर द अम्यूजमेंट पार्क टू बी कंडीशन टू कैपेबल ऑफ द ऑपरेटिंग। मैनेजमेंट ने क्लेम किया कि भाई मुझे ये एट्रीब्यूटेबल खर्चा है मेरा। ठीक है, मेरा ये एट्रीब्यूटेबल खर्चा है, तो मेरा ये एट्रीब्यूटेबल खर्चा जो है कम से पूरा जो है मुझे मतलब ये कैपिटलाइज करने दीजिए। तो क्या क्या कहोगे आप कहोगे सर हम कैपिटलाइज इसको फिलहाल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि सर आप पहले ही ऑलरेडी देख रहे हो, आप 80% जनता को कवर कर रहे हो, तो आप ट्रायल रन आप कह रहे हो, पर ट्रायल रन एक्चुअली में तो नहीं, आप तो रेवेन्यू कमा रहे हो। ठीक है, तो उसके लिए जो खर्चा किया हम कैपिटलाइज नहीं करेंगे, वो आपका ऑर्डिनरी का खर्चा, ऑर्डिनरी बिजनेस का खर्चा है, ये कैपिटलाइज हम नहीं करेंगे। ठीक है, दैट्स इट, सिंपली यही बात जो है हमारे इसमें मेंशन किया हुआ है गाइस। ठीक है, ओके। देयर आफ्टर डीकमीशनिंग का खर्चा, रीस्टोरेशन एंड सिमिलर लायबिलिटी, इनिशियल एस्टिमेट ऑफ द कॉस्ट, डिसमेंटलिंग, रिमूविंग। सर क्या होता है डीकमीशनिंग रिस्टोरेशन की बात करूँ मैं, सर कुछ खर्चे होते हैं हमको पता होता है कि सर इस टाइम में तो होना ही होना है, आगे 5वें से 7वें साल तक इतने अमाउंट का, तो हम क्या करते हैं सर, हम उसकी वैल्यू निकाल के और इस साल का जितना बनेगा उतना हम लायबिलिटी निकाल के सर कैपिटलाइज कर सकते हैं। हाँ सर, उसको कैपिटलाइज कर सकते हैं। ठीक है, ओके 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 कुछ एग्जांपल ले लें सर डायरेक्टली कॉस्ट का, कॉस्ट ऑफ साइट प्रिपरेशन, इनिशियली डिलीवरिंग हैंडलिंग कॉस्ट, इंस्टॉलेशन ऑफ असेंबली कॉस्ट, ये सब क्या एग्जांपल है सर, एग्जांपल है हमारी डायरेक्ट एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट के। ठीक है, ओके क्या क्या कवर नहीं होंगे सर एग्जाम इसमें जो डायरेक्ट एट्रीब्यूटेबल में, कॉस्टिंग ऑफ ओपनिंग ऑफ न्यू फैसिलिटी, कॉस्ट ऑफ इंट्रोड्यूसिंग न्यू प्रोडक्ट और सर्विसेज, कॉस्ट कंडक्टिंग बिजनेस और न्यू लोकेशन विथ न्यू क्लास ऑफ कस्टमर, एडमिन और अदर जनरल ओवरहेड कॉस्ट। इस तरीके के खर्चों को हम इसमें इंक्लूड सर नहीं करेंगे। ठीक है, ओके। ये सर कौन सा कॉस्ट था सर, हमने यहाँ मेजर की कॉस्ट वो वाली कॉस्ट जो कि हमने मार्केट से परचेस करके एक्वायर करते, उसमें क्या क्या चीज़ इंक्लूड करेंगे, क्या क्या चीज़ें इंक्लूड नहीं करेंगे, वो सर हमने इसमें कवर कर लिया था। ठीक है, ओके। इफ़ एन एंटरप्राइजेज मेक अ सिमिलर एसेट्स, अब बात करो सर मैंने सेल्फ कंस्ट्रक्टेड किया एसेट्स को, हाँ, तो मैं कहूँगा सर मैंने उसे बनाया और मैं चाहता हूँ मैं ये प्रोडक्ट मार्केट में इतने का है,
अगर मैंने 100 रुपये बनाया, मार्केट में 120 का है, तो सर मैं प्रॉफिट वाला हिस्सा नहीं देखूंगा, आपका जितना कॉस्ट है उसी को मैं कॉस्ट मान के चलूँगा, जितना कॉस्ट आपको एक्चुअली बनाने में लगा है। ठीक है। AS16 on the borrowing cost establishes criteria of the recognition of interest as component of the carrying amount as self interest। यहाँ पे जो है AS16 borrowing cost का क्राइटेरिया अप्लाई हो जाएगा, क्योंकि इसने अगर खुद बनाया है तो। ठीक है। बियर प्लांट वहाँ जैसा बियर था वो यहाँ के लिए भी सेम वैसे बियर है, इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है। बायोलॉजिकल एसेट्स इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है। ओके, दैट्स इट। ओके, मैं बात करूँ सर, अगर पेमेंट इज डेफर बियॉन्ड द नॉर्मल क्रेडिट लिमिट्स, तो अगर डेफर्ड पेमेंट जो बियॉन्ड क्रेडिट नॉर्म्स के बिल्कुल बाहर से जाता है, तो हम कहेंगे पेमेंट माइनस कैश प्राइस इक्विवेलेंट, तो वो हम लेंगे। ठीक है। इज रिकॉग्नाइज एज ए इंटरेस्ट एक्सपेंस ओवर द पीरियड ऑफ द क्रेडिट। सर पीपी एक्वायर्ड इज एन एक्सचेंज ऑफ नॉन मॉनेटरी एसेट्स। अगर सर हम वो पीपी अब बात करते हैं, सर हम पीपी हमें मिला हो, मतलब मार्केट से भी नहीं खरीदा, सेल्फ ने भी नहीं किया, अब क्या हमारा ऑप्शन आता है, सर वो पीपी हमने क्या किया है, एक्सचेंज के बदले में लिया है। तो हम कहेंगे ठीक है भाई, आप एक्सचेंज जो कर रहे हो, तो जो भी एक्सचेंज की फेयर वैल्यू होगी आप वो कंसिडर कर लीजिए, ऑब्वियस ही बात है ना। तो दैट्स इट, नथिंग इज। सेकेंड चीज़ आज क्या आ जाती है, सेकेंड चीज़ आपको ध्यान रखनी है, सेकेंड चीज़ आपको क्या ध्यान रखनी है कि हम चेक करते हैं क्या उसमें कमर्शियल सब्सटेंस है कि नहीं है। ठीक है। क्या उसमें कमर्शियल सब्सटेंस है या कमर्शियल सब्सटेंस नहीं है। अगर कमर्शियल सब्सटेंस नहीं है तो फेयर वैल्यू ऑफ नाइदर ऑफ द एसेट्स रिसीव नॉट द एसेट गिव रिलायबल टू मेजर, जो भी हम उसका फेयर वैल्यू रिलायबल टू मेजर कर लेंगे। ठीक है। ओके, क्वेश्चन करेगा सर, क्वेश्चन हाँ बिल्कुल। देखो, ए एक्सचेंज सरप्लस लैंड विद द बुक वैल्यू 10 लाख, ठीक है, फॉर कैश 20 लाख एंड प्लांट एंड वैल्यू 25 लाख, व्हाट विल द मेजरमेंट। ठीक है। सिंस द ट्रांजेक्शन हैज कमर्शियल सब्सटेंस। ठीक है। अगर ट्रांजेक्शन, क्योंकि प्लांट एंड मशीनरी की बात कर रहे हैं और एक्सचेंज हो रहा है, कमर्शियल सब्सटेंस ऑफ द प्लांट एंड मशीनरी वुड बी रिकॉर्डेड एट द अमाउंट 25 लाख पे रिकॉर्ड होगा, विच इज इक्विवेलेंट द फेयर वैल्यू ऑफ द लैंड 45 लाख। ठीक है। दैट्स इट गाइस, हमारा आज का वैसे हमारा पॉइंट एक लास्ट सेशन 8 है, उसके बाद यहीं तक रखते हैं। उसके बाद हम कुछ चीज़ें और पढ़ेंगे, रिवोल्यूशन मॉडल, कॉस्ट मॉडल, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है। एक्सचेंज ऑफ द एसेट्स ऑफ द लैक कमर्शियल सब्सटेंस। एंटिटी ए एक्सचेंज कार एक्स विद द बुक वैल्यू 13 लाख एंड फेयर वैल्यू ऑफ द 13 लाख 25,000 फॉर कैश 15,000 एंड कार वाई विच इज द फेयर वैल्यू 1310। ठीक है। तो ट्रांजेक्शन लैक, जिसमें कॉमर्शियल सब्सटेंस हमारा नहीं है, कॉमर्शियल सब्सटेंस बिल्कुल नहीं है, तो कॉमर्शियल सब्सटेंस है तो फेयर वैल्यू लेते हैं हम, जो हमारा कॉस्ट होता है माइनस कॉस्ट, माइनस क्या पढ़ा था हमने, कॉस्ट माइनस कैश प्राइस जो भी पे किया। तो कॉस्ट अगर 13 लाख का है, कैश प्राइस हमने 15,000 का पे किया, तो हमारी जो कैरिंग वैल्यू क्या आ जाएगी, कितनी, 12,85,000। दैट्स इट फॉर टुडे, आज के लिए पर इतना ही। फिर हम जो है नेक्स्ट वीडियो में बाकी चीज़ें कवर करेंगे। ठीक है। ओके, बाय बाय।